नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार एडू नेशन माइंड में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नेपाल जो हिमालय की गोद में बसा एक छोटा देश है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में यह देश आग के लपेटों से घिर गया है। अर्थात 38 से 40 घंटा के भीतर संसद को आग के हवाले कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को राखों राख कर दिया गया और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। काठमांडू के सड़क पर धुआं, गोलियां और खून। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा देश आग के चपेट में डूब गया? आज हम तमाम मुद्दों पे बात करेंगे और तमाम जानकारियां देंगे कि आखिर नेपाल आग की लपेट में कैसे आया, इसके पीछे क्या कारण था। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और 5 मिनट धैर्य से देखिए, आपको पूरा मामला पता चल जाएगा कि नेपाल में लोग आक्रोश क्यों हैं और नेपाल के लोग आज सड़क पर क्यों हैं। ये बात कहीं ना कहीं आज के 2 महीना पहले शुरू होता है और बात तब शुरू होता है जब नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को कहीं ना कहीं अमेरिका के 26 ऐसा ऐप था जिसका क्षेत्रीय ऑफिस वो चाहते थे कि नेपाल में खुले। नेपाल में खोलना चाहते थे कि वो जो 26 ऐप है उनका ऑफिस, क्षेत्रीय ऑफिस कम से कम नेपाल में खुले, चाहे वो इंस्टा हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो या ट्विटर हो, और तमाम ऐसी ऐप का ऑफिस नेपाल में खोलना चाहते थे। लोगों ने पूछा कि आखिर क्यों? तो पीएम का जवाब आया कि अगर नेपाल विरोधी कोई बात सोशल मीडिया पे वायरल किया जाएगा या नेपाल विरोधी ताकत सोशल मीडिया के तहत उत्पन्न होगा तो उन सबको हटवाएंगे। और इसके लिए केपी शर्मा ओली ने अमेरिका को 7 दिन का मोहलत दिया और 7 दिन में जवाब मांगा कि क्या आप हमारे देश में क्षेत्रीय ऑफिस खोलेंगे या नहीं। पर अमेरिका के द्वारा इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद क्या था, जो नेपाल के पीएम थे उन्होंने इन सारे ऐप अर्थात 26 ऐप को बैन कर दिया। और जैसे ही नेपाल में 26 ऐप बैन किया गया, नेपाल में एक संस्था है जिसे हामी नेपाल के नाम से जाना जाता है और हामी नेपाल का संस्था का संस्थापक सदान गुरु, उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उन लोगों से अपील किया और उन सारे लोगों को आने के लिए बोला गया कि जो लोग ज़्यादा इंटरनेट चलाते हैं या ऐसे लोग जो इंटरनेट के बाद जन्मे हैं अर्थात 90-95 के दशक में वो जन्म लिए हैं, तो उन सारे युवाओं से आग्रह किया गया कि आप सड़क पे उतरिए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए और सरकार के खिलाफ आप दिखाइए कि ये गलत है, ये कहीं ना कहीं आम जनता की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। सरकार कहीं ना कहीं इसके मदद से अपना जो भ्रष्टाचार है और अपना जो काम है गलत काम, उनको छुपाने का काम कर रही है। और उनके एक वीडियो क्लिप वायरल करने के बाद ही जैन जी अर्थात ऐसे युवा इतना भीड़ में आ गए और वो संसद के सामने खड़ा हो गए, संसद पे तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर दिए। उन लोगों का साफ कहना था कि आप अमेरिका के 26 ऐप ही क्यों बैन कर रहे हैं, अगर बैन करना है तो चाइनीज़ का टिकटॉक क्यों नहीं बैन कर रहे हैं। केपी शर्मा ओली का जवाब आया, क्योंकि 2 साल पहले मैं चाइनीज़ ऐप को भी बैन किया था, बट चाइनीज़ कंपनी टिकटॉक और जैसे कंपनी का क्षेत्रीय ऑफिस नेपाल में खोल दी है, इसीलिए उस ऐप को बैन नहीं किया हूं और अमेरिका के 26 ऐप को बैन किया गया। लेकिन सारे लोग समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं ये जो सरकार है तानाशाह सरकार है और ये जो सरकार चाहती है कि जो अपना गलत काम की है उसको कहीं ना कहीं छुपाए। लोग काफ़ी उग्र हो चुके थे और एक वीडियो क्लिप जैसे ही जारी हुआ, लोग आ गए संसद के सामने।
संसद में आग लगा दिए, और आग इतनी भयावह थी कि वहाँ के जो पूर्व पीएम थे, उनकी वाइफ घर में थी। उस आग की चपेट में उनकी वाइफ आई और अंततः उनकी वाइफ की भी मृत्यु हो गई। वहाँ के वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा दौड़ा के मारा गया। वहाँ उपराष्ट्रपति, वहाँ का जो गृह मंत्री है अर्थात रक्षा मंत्री, और सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। इसके बावजूद केपी शर्मा ओली का कहना था कि इन प्रदर्शनकारियों के सामने मैं हार नहीं मानूंगा। फिर क्या था, आंदोलन और उग्र होते गया। आंदोलन इतना उग्र हुआ कि लोग, जितना जेल के कैदी थे, सारे जेल के कैदी तोड़कर, फाटक तोड़कर भाग गए। वहां के सुप्रीम कोर्ट में जितने कागजात थे, सारे कागजात जल गए, और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को इस तरीका से चौपट किया जा रहा था कि क्या बताएं। पूरा काठमांडू जल रहा था। अंततः वहां के जो पीएम है, पीएम ने सैनिकों को आदेश दिया कि गोली फायर करो, और जिसके तहत वहां के सैनिक के द्वारा कार्रवाई किया गया और फायरिंग किया गया, जिसमें 20 से 25 लोग मारे गए। 20 से 25 लोग मारे गए, सैनिक भी कई घायल हुए, और कितने सारे लोग घायल भी हुए। इस स्थिति को देखकर आंदोलन और उग्र हो गया। आंदोलन इतना उग्र हुआ कि कम से कम 5 से 7 जिला में कर्फ्यू लगाना पड़ा। कर्फ्यू लगाने के बाद भी आंदोलन शांत नहीं हुआ, और अंततः नेपाल के पीएम को इस्तीफा देना पड़ा। और तमाम ऐसे मंत्री हैं, सारे लोगों को इस्तीफा देना पड़ा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो वित्त मंत्री हो, सभी को इस्तीफा देना पड़ा। वहां के लोगों का मांग था कि सारे लोग इस्तीफा दें और फिर से 26 ऐप जो था उसको बहाल किया जाए, अर्थात 26 ऐप को भी बहाल कर दिया गया। फिर भी आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अंततः पूरे नेपाल को सैनिक अपने कब्जे में ले ली, और सैनिक के द्वारा अभी पूरे नेपाल का बागडोर संभाला जा रहा है, क्योंकि हालात इतने गंभीर हो चुके थे, उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था। लोग इतने उग्र हो चुके थे, लोग ऐसे सरकार से हार मान चुकी थी, क्योंकि कोई भी सरकार को चाहिए कि युवा के आवाज़ को दबाए ना। और सोशल प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे युवा खुलकर अपनी आवाज़ को रख सकता है, और सरकार कहीं ना कहीं इस आवाज़ को दबाने की फिराक थी। सरकार को अपना निष्पक्ष युवाओं के सामने साफ रखना चाहिए, अर्थात कहने का मतलब है कि जो भी हो, कहीं ना कहीं सरकार को एकदम पारदर्शिता अपनानी चाहिए। सरकार और लोगों के बीच में हमेशा पारदर्शिता होना ही चाहिए, नहीं तो ये जो खामोशी है और जो युवा के आवाज़ दबाने का काम किया जाता है, कहीं ना कहीं नेपाल जैसे बम विस्फोट की तरह ये युवा का आवाज़ उछला है, उस तरीका से हर देश में ये आवाज़ उछलेगा। तो हर सरकार को चाहिए कि युवा को प्राथमिकता देना चाहिए, युवाओं के भावनाओं को समझना चाहिए। ऐसा ना हो कि युवाओं की आवाज़ को दबा दिया जाए। इनके पीछे हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं नेपाल का चाइना के करीब आना भी था, क्योंकि नेपाल को हाल ही फिलहाल में चाइना के एक अवार्ड और चाइना के एक ऑनर के द्वारा इन्हें नवाजा गया है। और यूएसए को कहीं ना कहीं ये बात खल रही थी। यूएसए चाहता तो इन सारे ऐप का क्षेत्रीय ऑफिस यहाँ खोल सकता था, पर वो देखा कि ओली साहब चाइना के करीब हैं, चाइना के साथ व्यापार ज़्यादा करना चाहते हैं, अर्थात चाइना के साथ मिल के रहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं चाइना आज उभरती हुई शक्ति है, और उभरते हुए शक्ति का विरोध सब लोग करता है। तो यूएसए भी चाहता है कि चाइना इतना डेवलप ना हो, चाइना मेरे बराबर ना हो। तो कहीं ना कहीं यूएसए को लगता है कि चाइना थोड़ा नीचे रहे, और चाइना के साथ केपी ओली का जो इतना नज़दीकी है, इतना नज़दीकी नहीं होना चाहिए। यही कारण था कि यूएसए के द्वारा कोई भी क्षेत्रीय ऑफिस नहीं खोला गया,
और न ही नेपाल में कुछ वैसा किया गया, न ही उनका रिस्पॉन्स दिया गया। कहीं न कहीं आज इसका पूरा जिम्मेदार चाइना के प्रति बढ़ती नज़दीकियाँ भी है। आज यूएसए समझ चुका था कि नेपाल चाइना को ज़्यादा सपोर्ट करेगा और ये यूएसए को कम सपोर्ट करेगा। चूँकि ये भारत के नज़दीक सटा हुआ देश है, तो भारत को भी इन देशों से सीखना चाहिए कि ऐसा हालात भारत में न उत्पन्न हो। और भारत की सरकार और भारत का संविधान ऐसा है कि कभी यहाँ पे ऐसा हालात उत्पन्न होगा ही नहीं। भारत की संविधान की खूबसूरती है, यहाँ विविधता से भरा हुआ देश है, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत। इसलिए भारत में ऐसा शक्ति कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकता है और भारत की सरकार भी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है। तमाम देश के सरकार को आज नेपाल से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि सोशल सर्विस केवल इंटरनेट बंद करना नहीं होता है, बल्कि वो युवा और किसी न किसी अन्य सारे लोगों का आवाज़ दबाने का काम है। सरकार को हमेशा पारदर्शिता अपनानी चाहिए, सरकार को हमेशा युवाओं के बीच में रहना चाहिए, सरकार को हमेशा समझना चाहिए कि देश को क्या चाहिए, देश क्या सोच रही है। और कभी भी सरकार को नेपोटिज्म की राजनीति नहीं करना चाहिए, कभी भी सरकार को अपनी फैमिली या अपना केवल दायित्व का राजनीति नहीं करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि देश हित के लिए काम करे, युवाओं के लिए काम करे, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करे। ये सब तमाम काम इस सरकार को करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।